हाँ बेटा, क्लास 10th मैथ्स में आज हम लोग स्टैटिक्स जो कि 13 चैप्टर है इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ में बहुत सिंपल भी है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं। स्टैटिक्स में बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक दो चीज़ें नई भी हैं जो बिल्कुल अभी तक हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है। हम लोग 10th में ही आकर के उससे इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखें कि स्टैटिक्स एक्चुअल में है क्या। तो स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम किसी डेटा को सेव करके रखते हैं, या ऐसा हम बोल सकते हैं कि इसके बिहाफ पे, स्टैटिक्स के बिहाफ पे किसी पास्ट के बारे में भी बात करते हैं, प्रेजेंट के बारे में भी बात करते हैं और फ्यूचर के भी बारे में बात कर लेते हैं। ये बहुत सरप्राइज हो रहा होगा कि स्टैटिक्स से जो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, या इसके द्वारा हम किसी फ्यूचर के बारे में कैसे बात करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम लोग बैक साइड में जाते हैं। जैसे कोई लाइव क्रिकेट मैच चल रहा होता है तो हम लोग टीवी की स्क्रीन पर ये देखते हैं कि जब कोई प्लेयर बैटिंग कर रहा है तो जो कमेंटेटर होता है वह उस प्लेयर के बारे में बिल्कुल उस टीवी के स्क्रीन पे एक ग्राफ बना करके बताता है कि अभी जो चल रहा है वह यह प्लेयर किस रन रेट से खेल रहा है, किस रन रेट से खेल रहा है। तो यह प्रेजेंट की बात हो गई। और ये भी बताता है कि यह प्लेयर अगर इसी रन रेट से खेलते रहा तो मैच के ओवर होने तक, यानी कि मैच जब खत्म होगा उस समय तक वो कितना रन बना चुका होगा। तो इसका मतलब कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं उसके। ठीक है, और पास्ट की बात हम इस तरह से करते हैं कि जो पास्ट में हो चुका है तो उसी प्लेयर के बारे में कमेंटेटर ये भी बताता है कि इस प्लेयर ने इसी फील्ड पर या किसी भी फील्ड पर किस मैच में, किस सेशन में कितने रन बनाए थे और किस टीम के वर्सेस बनाए थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग स्टैटिक्स के अंतर्गत सीखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि स्टैटिक्स में एक्चुअल में पढ़ने क्या क्या है। यहाँ पे जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक्स है हमारा टॉपिक्स। इसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है मीन पढ़ना है, फिर उसके बाद से मीडियन पढ़ना है, फिर उसके बाद मॉड पढ़ना है और उसके बाद ओजीव पढ़ना है। ये चार चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है। ठीक है बेटा, मीन, मीडियन, मॉड एंड ओजीव। इस पूरे चैप्टर में, स्टैटिक्स चैप्टर में हम लोगों को, हाँ ओजीव वो लास्ट में है बेटा, लास्ट टॉपिक है, आएगा तो मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज आपका ओजीव है। मैं अभी बोला था ना कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपने सुना ही नहीं है, वो बिल्कुल 10th क्लास में आकर के न्यू पढ़ेंगे। तो न्यू में बिल्कुल यही है ओजीव। ठीक है, या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे आपको याद होगा ना कि छोटी क्लास में आपने पाई चार्ट बनाया था, बार ग्राफ बनाया था, हिस्टोग्राम बनाया था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया था, फ्रीक्वेंसी कर्व बनाए थे। ठीक वैसे ही ओजीव भी क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इस ओजीव की हेल्प से हम लोग मीडियन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये ओजीव आपका लास्ट एक्सरसाइज होगी इस चैप्टर की, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत ही एक नाम मैं बता रहा हूँ, वो नाम कोई नया नहीं है, पुराना ओल्ड नेम है, लेकिन उसको लोग बताते नहीं हैं। एक नाम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक्चुअल में होती क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिक्स की वह ब्रांच है, सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग मीन, मीडियन, मॉड और ओजीव को स्टडी करते हैं। समझो इसको, सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंदर मीन, मीडियन, मॉड और ओजीव को स्टडी करते हैं। यह सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। स्टैटिक्स क्या कहलाता है?
तो स्टैटिक्स मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी का स्टडी करते हैं, मतलब इनका स्टडी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेंट्रल टेंडेंसी भी याद रखना है, क्योंकि अभी के जो एग्जामिनेशन पैटर्न है जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सेंट्रल टेंडेंसी वह स्टैटिक्स की ब्रांच है जिसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का क्या करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं, उसको सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग, ठीक है, अब हम लोग 1 by 1 पहले मीन लेंगे, फिर मीडियन लेंगे, मॉड लेंगे, देन ओजीव। तो इस तरीके से 1 by 1 का स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, अब देखो मीन क्या होता है। मीन वर्ड तो बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। मीन का दूसरा पॉपुलर वर्ड जो मीन से भी ज्यादा पॉपुलर है वो है एवरेज। क्या है इसका दूसरा नाम, क्या है? एवरेज। यह वर्ड जो है बहुत ही फेमस है, बहुत ही पॉपुलर है, एवरेज। या इसका दूसरा नाम है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन या एवरेज, ये तीनों बात एक ही है। तो एक्चुअल में मीन क्या है? मीन को फाइंड आउट करने के लिए स्टैटिक्स में 3 मेथड दी गई है, हमें तीनों मेथड पढ़नी है। एक तो जो ओल्ड मेथड है, ऑलरेडी हम लोग छोटी क्लास से पढ़ के आ गए हैं, 9th में पढ़ के आ गए हैं। तो पहले जो मीन का फार्मूला है इसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे? इसको डिनोट करते हैं एक्स, ऊपर एक लाइन लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स बार। तो एक्स बार इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या इसको दूसरे तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x1 प्लस x2 प्लस डैश प्लस xn अपॉन में n। या इसको और भी दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको सिग्मा i इक्वल टू 1 to n xi अपॉन में n, ऐसा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप कुछ नहीं, आप सिंपल तरीके से जो 9th में आप याद करके आए हो कि एक्स बार इक्वल टू क्या होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, बस वही याद रखो, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो बेसिक था, इसलिए मैंने बता दिया। अब हम लोग जो 10th में जिन मेथड का यूज करना है वो मेथड अब आ रही है। दूसरी जो मेथड है एक्स बार निकालने की, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। पहले यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में एक्स बार इक्वल टू होता है समेशन एफ इंटू एक्स अपॉन में समेशन एफ, ये होता है समेशन या सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इस तरह से इसको पढ़ते हैं, ये कहलाता है डायरेक्ट मेथड। ठीक है बेटा, उसके बाद तीसरी जो मेथड है जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में 2 टाइप की मेथड है हमारे पास। पहली मेथड है एज्यूम मीन मेथड। मीन मेथड तो एज्यूम मीन मेथड में क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू एल ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपॉन में सिग्मा एफ, ये होता है। वेयर
एक्स बार इक्वल टू ए स्मॉल ए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान में सिग्मा एफ। अब ये ए क्या है वो देखो, वेयर ए एज्यूम मीन, तो इसका मतलब ये कि एज्यूम मीन क्या है? एज्यूम मीन का मतलब होता है हमने एज्यूम कर लिया है, उसको सपोज कर लिया है कि ये मीन है। जैसे एक्स के जितने भी ऑब्जर्वेशन होंगे देखेंगे उसके ठीक बीच में कौन सा है, तो जो बीच में होगा उसको हम ए मान लेंगे। एक्चुअल में मीन वो नहीं है, बट ये मेथड है इसलिए सबसे पहले उसको हम सपोज करते हैं, उसकी वैल्यू यहाँ ट्रांसफर करनी रहती है। अभी शायद कम क्लियरिटी आएगी, लेकिन जैसे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, लेकिन है बहुत सारी सिंपल। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। u यहाँ पे हमें देखना है u क्या है, एंड u इक्वल टू एक्स माइनस ए। जो मीन हम एज्यूम मीन निकालेंगे उन सभी x में से जो भी ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें से a को माइनस करेंगे तो u मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझो, क्वेश्चन आएगा तो ये सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा। और यहां पे नहीं, ये 4 नहीं है बेटा, एंड लिखा था, एंड चलो रहने दो, इसे हटा दिया। u इक्वल टू एक्स माइनस ए। ठीक है, हाँ। और दूसरी जो मेथड है उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम लोग एक्स बार निकालते हैं, तो एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी होल अपान में सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये फार्मूला है। ए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान में सिग्मा एफ इंटू एक्स, वेयर सेम वैसे ही एज्यूम मीन एंड बी इक्वल टू, ये होता है x माइनस ए अपान में h, एंड h क्या है, h इक्वल टू क्लास साइज। ठीक है बेटा, तो ये आपने देख लिया कि ये सारे फार्मूले अभी मैंने आपको बताया, और इन्हीं फार्मूलों से अपनी पूरा ये फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, लास्ट वाला इसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भी एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान में सिग्मा एफ इंटू में एच है। तो जहाँ पे ए क्या है, एज्यूम मीन है ए वाला। डी कैसे निकालेंगे, तो डी निकालने का तरीका मैंने बताया कि एक्स माइनस ए अपान एच है। एच क्या है, तो जो क्लास साइज है, जैसे क्लास इंटरवल जो दिया गया रहता है तो उस क्लास इंटरवल का क्या हम लोग लेते हैं, डिफरेंस। जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो 0 to 10, 10 to 20, इसमें गैप कितने का है, 10 का है, वही एच कहलाता है, जिसको हम लोग क्लास साइज कहते हैं। ठीक है बेटा, ओके। अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जैसे ही एक्सरसाइज करेंगे ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। हाँ बेटा, चलो एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 13.1। बुक है ना बेटा, बुक है तो ओपन कर लो
13.1। हाँ, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 में आपका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखो, इसमें दिया गया है ए सर्वे, हाँ सॉरी 14.1 है ना, 14 चैप्टर 14.1। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean of the plants per house. देखो बेटा, इसमें ये बताया गया है कि ये किसी लोकेलिटी में किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यह सर्वे कराया जा रहा है कि हर घर में कुल कितने प्लांट लगे हैं। ठीक है, घर घर जाते हैं, घर में देखते हैं कि इस घर में कुल कितने प्लांट हैं, इस घर में कुल कितने प्लांट हैं। इस तरीके से वो घर घर जा करके प्लांट्स का सर्वे कर रहे हैं, जिसमें दिया गया है कि नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ हाउसेज। जैसे इसमें बताया गया है कि ये एक ऐसा घर है जिसमें 0 से लेकर के 2 प्लांट हैं, 2 ऐसे घर हैं जिसमें 2 से लेकर के 4 तक प्लांट हैं, 1 ऐसा घर है जिसमें 4 से 6 प्लांट है। इस तरीके से ये आपको डेटा दिया गया है। तो इस डेटा को मैं इस तरह से लिख देता हूँ। यहाँ पे दिया गया है नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ हाउसेज, ऐसे। तो नंबर ऑफ प्लांट्स में दिया गया है 02 से लेकर के 14 तक है। तो 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। नंबर ऑफ हाउसेज हैं 1 to 1, 1 to 1, 5, 6 to 3, 5, 6, 2 एंड 3। इस तरीके से ये नंबर ऑफ हाउसेज हैं और ये नंबर ऑफ प्लांट्स हैं। हमें मीन फाइंड करना है कि एवरेज ये बता दो, मीन ये बता दो कि हर घर में लगभग कुल कितने प्लांट हो गए। यदि बराबरी इसको बांट दिया जाए तो मीन का मतलब ये होता है। तो देखो बेटा, जो नंबर ऑफ हाउसेज है इसी को हम लोग कहते हैं एफ। यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रहा हूँ। और ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल CI। सबसे पहले इसका x निकालेंगे। x इक्वल टू, x क्या होता है? तो x का मतलब ये होता है कि ये L1 है, मतलब लोअर लिमिट, इधर वाला L2 है जिसको अपर लिमिट कहते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मीन्स L1 प्लस L2 होल अपान में 2 मीन्स इन दोनों को हमें प्लस करना है। इन दोनों को हमें प्लस करना है और प्लस करके 2 से डिवाइड करके इसके सामने लिखना है। तो 0 + 2 ये 2 हो जाएगा, 2 अपान 2 1 आ जाएगा। 2 + 4 6, 6 अपान में 2 3। नंबर ऑफ प्लांट्स के ऊपर लिखा है क्लास इंटरवल CI, क्लास इंटरवल। ठीक है बेटा? हाँ, L1 + L2 अपान में 2। ठीक है बेटा? L1 का मतलब इसका लोअर लिमिट, इधर वाले जो नंबर्स हैं ये लोअर लिमिट कहे जाते हैं। इधर वाले जो नंबर्स हैं उसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो ये L1 है, ये L2 है। इन दोनों को प्लस करना है और 2 से डिवाइड करना है। जो आएगा उसको लिखना है, वही x निकलेगा। ठीक है? हाँ, x निकालना है यहाँ पे। मतलब इनका मिड पॉइंट x क्या है?
एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। ठीक है बेटा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, 0 से लेकर 2 तक का मिड पॉइंट क्या होगा, 2 से लेकर के 4 तक का मिड पॉइंट क्या होगा, ये निकालना है। ठीक है, ये 4 + 6 ये कितना हो जाएगा 10, 10/2 5, ये 7 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। जितने का गैप है, जैसे 2-2 का गैप है तो 2-2 का गैप है तो इसमें 2-2 प्लस कर दो, पहले वाले को निकाल लिया और 2-2 प्लस कर दो तो ये सब मिल जाता है। आप वैसे भी चेक करोगे तो वही आएगा। अब उसके बाद तीसरा एक और कॉलम बनाएंगे और वो कॉलम होता है f × x का, f × x। तो f बराबर ये वाला है और x बराबर ये वाला है, इसका इंटू करेंगे, 1 × 1 तो 1 × 1 2, 3 × 2 6, 5 × 1 5, 7 × 5 35, 9 × 6 54, 11 × 2 22, 13 × 3 39। अब बेटा ये बोलो कि आपकी ये टेबल बढ़ाते जा रहे हैं तो कितने टेबल क्या क्या बनाना है ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप अगर इसके फार्मूले याद कर लो तो फार्मूले से ही ये सारी टेबल हमें मिलती है। देखो जैसे मीन ऑफ प्लांट x बार इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में, ये होता है समेशन f × x अपान में समेशन f। समेशन का मतलब होता है या सिग्मा का मतलब होता है प्लस करना, इस साइन का मतलब होता है प्लस करना। तो यहां से पता चल रहा है कि f × x का सम, तो f × x कहाँ आएगा, जब f और x का इंटू करके यहाँ पे रखेंगे तो जब ये फार्मूला हमें याद रहेगा तो तुरंत हमें पता चलेगा कि टेबल में क्या क्या फाइंड करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? ये अरे हाँ सॉरी बेटा, 1 × 1 2 नहीं होगा, 1 × 1 1 होगा। हाँ मैंने ऐड कर दिया था, 1 × 1 1 होगा। ठीक है, ये हो गया। चलो अच्छा है, बता दिया। अब यहाँ पे देखो, अब इन सबका जो सम होगा वो सिग्मा f × x कहलाएगा, तो इसको प्लस कर दो, सिग्मा f × x इक्वल टू, इन सबको प्लस कर देते हैं तो 6 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 23 + 9 32, कैरी 3 आ गया, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, ये आ गया 162। तो ये ऊपर वाला मिल गया हमें। अब नीचे का सिग्मा f है, तो ये का कॉलम ये है तो इसको भी प्लस कर दो, सिग्मा f इक्वल टू, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 1 2 3 1 4 5 9, 9 + 6 15, 15 + 5 ये 20, ये इतना आ गया। ठीक है बेटा, तो अब ये जो हमें फार्मूले में चाहिए था वो सब हमने निकाल लिया। अब इस फार्मूले में रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा f × x इक्वल टू 162 अपान में सिग्मा f इक्वल टू 20। आप इसको 2 से अगर डिवाइड कर देते हो तो ये हो जाएगा 81 अपान में 10, फिर 10 से डिवाइड करोगे तो 8.1 प्लांट्स। मतलब अगर ये देखा जाए, अगर ये देखा जाए तो 8.1 प्लांट्स पर हाउसेज, इनका क्या है मीन है, मतलब प्लांट्स का एवरेज है। नहीं, ये तो ये भी मैंने फार्मूला बताया। अब दूसरा क्वेश्चन में दूसरी मेथड से, मतलब जितने भी फार्मूले मैंने आपको बताया है हर क्वेश्चन में मैं अलग अलग मेथड यूज करता हूं, जिससे कि आप सीख जाओ कि हाँ कौन सी मेथड से हमें कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसमें लिख के देता है कि सॉल्व दिस, या जैसे यही क्वेश्चन आ गया फाइंड द मीन ऑफ प्लांट्स पर हाउसेज,
बाय द स्टेप डेविएशन मेथड या बाय द एज्यूम मीन मेथड या बाय द डायरेक्ट मेथड। समझ में आ गया? जो नाम अगर लिख के देता है तो आपको उसी मेथड से फाइंड आउट करनी रहेगी। अच्छा, अगर नाम नहीं लिख के दिया है तब आप कोई भी मेथड लगा लो, जो आपको आता है चलेगा। क्लियर हो गया? लेकिन अगर स्पेशल उसमें नाम को रेकमेंड कर दिया गया है कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करनी है तो उसी मेथड से सॉल्व करनी होगी। अगर वो मेथड नहीं यूज करते हो तो फिर आपको मार्क्स वहां पे नहीं दिए जाएंगे। क्लियर हो गया? ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आगे समझ में आपको ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। मतलब 50 वर्कर्स के डेली वेजेज का एक डेटा दिया गया है किसी फैक्ट्री के। इसमें दिया गया है डेली वेजेज इन रुपीज, डेली वेजेज इन रुपीज, number of workers, number of workers, इसको ये कहेंगे और यहाँ पे x निकालेंगे तो बाद में लिख लेंगे। डेली वेजेस दिया गया है 100 to 120 से लेकर के 200 तक है, तो 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200 ये दिया गया है। और वेजेज दिया गया है 12, 14, 8, 6, 12, 14, 8, 6। हाँ, कहाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन देख रही हो? हाँ, तो 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 नहीं है? ये क्वेश्चन नहीं है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन चेंज हुआ होगा। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हुआ होगा, उसको भी कर लेंगे बाद में। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद ये भी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, हाँ, नंबर चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन तो सेम है। ठीक है, ट्राई कर लेना, नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे। ठीक है, आप ये क्वेश्चन है, बाकी बस वही है, डेटा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक्स निकालेंगे बेटा। तो अभी एक्स निकालने का क्या तरीका बताया था मैंने? x इक्वल टू बताया था कि L1 प्लस L2 होल अपान में 2, मीन्स इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 220, 220 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110, 110 हो जाएगा। 220 को आधा कर दिया। अब इसमें 20-20 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस लेके आ जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा, 150, 170, 190 ये मिल गया। अब इसमें मैं यूज करने जा रहा हूँ एज्यूम मीन मेथड। कौन सी मेथड लगा रहा हूँ मैं? एज्यूम मीन मेथड। यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको पता रहेगा, बाई एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड में फार्मूला क्या था? पहले फार्मूले हम लोग देख लेते हैं तो तुरंत समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। एज्यूम मीन मेथड में मीन ऑफ डेली वेजेज, डेली वेजेज एक्स बार इक्वल टू,
यहाँ पे फार्मूला था ए प्लस सिग्मा एफ इंटू यू अपान में सिग्मा एफ, ये फार्मूला था बेटा, जहां पे u इक्वल टू क्या था, u इक्वल टू एक्स माइनस ए था, और ये क्या था, a इक्वल टू एज्यूम मीन। अब समझो बेटा कि यहाँ पे एज्यूम मीन है क्या। देखो ये जो x निकला है, x में जितने भी ऑब्जर्वेशन से उसके ठीक बीच में कौन सा ऑब्जर्वेशन है, बोलो, इन सब में ठीक बीच में कौन सा है, वही एज्यूम मीन होगा, ये की वैल्यू, बोलो बेटा, ये क्या है, अरे नहीं बेटा, एफ एक्स नहीं है, एफ इंटू यू है। देखो यहाँ पे ये फार्मूले में देखो, एफ एक्स नहीं है इस बार, एफ इंटू यू है। पहले हमें यू निकालना है, यू निकलेगा एक्स माइनस ए से, और ये क्या है, एज्यूम मीन, ये क्या निकालना है, ये कहाँ पे है, इसमें ये पहले हमें पता करना है। तो एक्स वाली लाइन में देखें कि सबसे बीच में कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे बीच में कौन सा दिख रहा है, ये बीच में दिख रहा है बेटा, समझ में आ गया क्या, ये बीच में दिख रहा है 150, दो ऊपर छूट गया है, दो नीचे, यही हमारा एज्यूम मीन है, इसी को बोलते हैं ए, यही ये है। तो हियर ए इक्वल टू 150, समझ में आ गया। अब आप पूछ सकते हो कि अगर मान लो, हाँ राइट, एज्यूम मीन का मतलब जो मिडिल में है वही रहेगा, ठीक है, लेकिन मिडिल में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लो कि अगर इसमें एक ऑब्जर्वेशन और यहाँ पे होता, तब बीच में कौन सा आता, तब मिडिल में कौन सा आता, तब मिडिल में कोई नहीं आता। देख लो, अगर नीचे एक और होता तो 3 ऊपर छूट जाता, 3 नीचे छूट जाता, ठीक बीच में कोई नहीं रहता। तो बीच के ये दो नंबर माने जाएंगे, 150 भी आएगा, 170 भी आएगा, और इन दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम मीन मान सकते हो, ये मान सकते हो। कोई स्टूडेंट 150 को भी मान सकता है, कोई स्टूडेंट 170 को भी मान सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर ऑड नंबर में संख्याएं रहेंगी तो ठीक एक बीच में मिलेगा, अगर इवन नंबर में होती है तो यहाँ पे बीच में दो मिलेंगे, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। क्लियर हो गया, ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो यहाँ पे हमने एज्यूम मीन ए इक्वल टू 150। अब देखो बेटा, u निकालना है, तो u इक्वल टू, अब यहाँ पे एक नई टेबल बनाएंगे, u इक्वल टू एक्स माइनस ए, तो u बराबर एक्स माइनस ए है, x बराबर ये है और a बराबर 150 है। ये x में से इसको माइनस करना है, मतलब 110 माइनस 150, 110 माइनस 150, ध्यान दो, 110 x है, 150 ये है, तो यहाँ पे 110 माइनस 150, 110 माइनस 150 इक्वल टू माइनस का 40, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 130 माइनस 150 इक्वल टू माइनस 20, 150 माइनस 150 इक्वल टू 0, 170 माइनस 150 इक्वल टू 20, 190 माइनस 150 इक्वल टू 40, ये ऐसा आ गया। अब दूसरा, अब यहाँ पे देखो, सिग्मा एफ इंटू यू, तो यू ये है और एफ ये है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे एफ इंटू यू की टेबल एक नई बनाएंगे। इस तरीके से अलग अलग टेबल बन रही है बेटा, ये टेबल्स अलग अलग बन रही है। अब यहाँ बना रहे हैं एफ इंटू यू, एफ इंटू यू, एफ सॉरी एफ ये है, यू ये है, इन दोनों का इंटू करना है, तो ये हो जाएगा माइनस 480, 12 का माइनस 40 में इंटू करेंगे माइनस 480, 14 का इंटू करेंगे तो माइनस 280, इसमें 8 का इंटू करेंगे तो 0, इसमें 6 का इंटू करेंगे 120, इसमें 10 का इंटू करेंगे तो ये हो गया 400, ठीक है बेटा। अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे इन सबको। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पूछा सिग्मा एफ इंटू यू, तो सिग्मा एफ इंटू यू का मतलब कितना हो गया, इसका सम चाहिए, सिग्मा एफ इंटू यू इक्वल टू इन सबका प्लस। तो देखो बेटा, ऊपर जो है माइनस में है, नीचे जो है प्लस में है, कुल कितना होगा ध्यान दो,
जैसे इन दोनों को एक साथ प्लस कर दो, तो इन दोनों का प्लस करेंगे तो ये 520 हो जाएगा प्लस का, और ये कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस करेंगे तो 0 8 8 16 4 2 6 1 7, बट ये माइनस का है तो ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, माइनस कर लो 0 4 2, ये माइनस का 240 आएगा, यहाँ पे माइनस का 240 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए, तो एफ ये है तो इसका सिग्मा एफ निकाल दो, सिग्मा एफ इक्वल टू इनका प्लस कर लें, ये 50 वर्कर से 50 ही आना चाहिए, 4 2 6 8 14 14 और 6 20 1 2 3 और ये 2 5, ये 20 आ गया, ये 50 आ गया। अब इस फार्मूले में रख दो, देयरफॉर मीन ऑफ डेली वेजेस ये इक्वल टू हमने यहाँ पे निकाल रखा है, सिग्मा एफ यहाँ निकला है, सिग्मा एफ इंटू यू इक्वल टू यहाँ निकला है, इसमें रख दो, तो ये इक्वल टू 150 प्लस सिग्मा एफ इंटू यू ये निकला है माइनस 240 होल अपॉन सिग्मा एफ इक्वल टू 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा, या डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे इससे, ये हो गया 150 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20 और डेसिमल 5 8 जा, इसमें से इसको माइनस करना है तो माइनस कर दो, तो कुल कितना हो गया, देखो 12 में से 8 गया 2, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, यहाँ बच गया 4 1 145.2, ये मिल गया रुपीज में। देयरफॉर मीन ऑफ डेली वेजेस इन रूपी इक्वल टू रुपीज 145.2, ठीक है, मतलब 145 रुपए 20 पैसे लगभग सभी वर्कर्स का डेली का क्या है, ये वेज है, मतलब उनकी मजदूरी है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ओके। तो बस ये मैथ्स बंद करते हैं, फिर क्लास एक बार और ज्वाइन कर लेना, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, तुरंत ही ज्वाइन कर लेना साइंस के लिए, ठीक है बेटा।